कौन से ऐसे कारण हैं जो आपको एक मिडिल क्लास ट्रैप में बांध के रखे हुए, और इस 26 साल की उम्र में मैंने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे मैं इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ पाया हूँ। अपने भारत की पॉपुलेशन करीब 142 करोड़ है, जी हाँ, जो चाइना को भी क्रॉस कर चुकी है, और उसमें से 30% पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास मानी जाती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग आने वाले 5 सालों में ये 30% 60% में इंक्रीज हो सकता है। एक क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिडिल क्लास उसको बोलते हैं जो साल में 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक कमाते हैं। यदि मैंने बोला है कि मैं मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक कर दिया है, इसका मतलब मेरी साल की इनकम 30 लाख रुपए से ज्यादा है, और इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि इस मिडिल क्लास ट्रैप से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। राजू का घर 1950s की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की याद दिलाता था। और अब एक और जीरो कम कर लो तो ये तुम्हारी फैमिली इनकम है मिस्टर राजू। और देखो क्या है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है दैट यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास। दिक्कत उनके साथ आती है जिनको नहीं पता। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अगर आपकी इनकम 25,000 रुपीज पर मंथ है तो आप देश में 90% पॉपुलेशन से ज्यादा कमा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत की पर कैपिटा जीडीपी जो है वो बहुत कम है, और एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वो सिर्फ $2.5 के आसपास है। ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस बात का पता करें कि ऐसी कौन सी गलतियां हम कर रहे हैं जिसके कारण हम इस मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा के लिए बंधे रहते हैं। आइए इसको अच्छी तरीके से देखते हैं। इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे रहने का सबसे पहला कारण है नो सेविंग्स एंड नो इन्वेस्टमेंट्स। हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो थोड़ी सी भी यदि पैसा कमाने लग जाते हैं तो उनको इमीडिएटली लग्जरीज चाहिए होता है। यदि वो एक अच्छे कॉर्पोरेट में जॉब करने लगते हैं और मे बी उनके मंथली सैलरी जो है वो 50 से 60 हजार रुपए है, तो सबसे पहले वो काम करता है कि वो अपने लिए गाड़ी खरीदता है और उसी गाड़ी से वो ऑफिस जाया करता है। और यदि 5 से 6 साल ज्यादा काम कर लिया उसने तो वो अपने सेविंग से तुरंत घर खरीद लेता है। घर खरीदना या गाड़ी खरीदना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं। आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर सकते हैं अपने ऑफिस जाने के लिए। यदि आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें लोन का खर्चा आता है, यदि आप घर खरीदते हैं तो उसमें भी लोन का खर्चा आता है, तो आप हर महीने सिर्फ EMIs ही भरते चले जाते हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ और मेरा जो ऑफिस है वो लोअर परेल में है। मुंबई में मैं बांद्रा में रहता हूँ और आज तक हमेशा मैं लोकल ट्रेन से ही जाता हूँ। आई हैव द कैपेबिलिटी टू परचेज द कार, लेकिन आज तक मैंने अपनी कोई नई कार नहीं खरीदी है। ऐसे छोटे छोटे खर्चे आप बचा के अपने लिए एक बड़ी सेविंग्स कर सकते हैं। गाड़ी ना खरीदने के फैसले के कारण आज मेरे पास जो सेविंग्स है वो मैं EMI पे नहीं उड़ा रहा हूँ, और मैं जानता हूँ कि मुंबई के ट्रैफिक में किसी भी हाल में गाड़ी चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट भी होता है, और इसीलिए लोकल ट्रेन्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ कम्यूशन। और यदि आप ऐसे ही छोटे मोटे खर्चे नहीं बचाते हैं तो आप एक विशियस सर्कल में ट्रैप हो जाते हैं जो आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से दूर रखता है। और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट आता है हेवी लोन्स एंड क्रेडिट। एक स्टैटिस्टिक्स हमें बताता है कि भारत में आजकल पर्सनल लोन बहुत ज्यादा लिया जाता है। पहले के जमाने में होम लोन जो था वो टॉप पे आता था, लेकिन अब ये रिप्लेस हो चुका है पर्सनल लोन से। अब ये पर्सनल लोन्स लोग क्यों लेते होंगे? या तो बहुत ही मैग्निफिसेंट कोई इवेंट करवाने के लिए, या दूसरा रीजन हो सकता है अपने वेकेशंस पे जाने के लिए, या अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए। लेकिन यदि आप अच्छी तरीके से इस पे सोचे तो क्या ये खर्चा बचाया जा सकता है? अगर आप एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलते हैं और आप यदि सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में काफी ज्यादा अमीर होना है, तो क्या आप ये छोटे मोटे खर्चे अभी बचा सकते हैं? आजकल इंडिया में लोग स्पेशली शादी करने के बाद और दोनों कपल्स यदि कमा रहे हैं तो उनका सबसे पहला गोल होता है कि वो एक घर खरीद ले। घर खरीदना गलत नहीं है, पर आपको फिर से ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस स्टेज पे आपको नए घर की रिक्वायरमेंट थी। हाँ, यदि आपका किराया जो है वो आपके आने वाले EMI कॉस्ट से ज्यादा लग रहा है तो आप घर जरूर खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही ज्यादा रेयर केसेस में होता है। स्पेसिफिकली मुंबई में तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे रियल एस्टेट के जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में यदि आप घर खरीदते हैं तो आपके महीने की 40% इनकम जो है वो सिर्फ EMI में ही कट जाती है। और ऐसे ही एक कंडक्टेड सर्वे के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि देश में 70% जो आईफोन्स की खरीदी है वो EMI पे हुआ करती है। समझ लीजिए यदि कोई EMI पे आईफोन खरीदता है, इसका मतलब वो एक बार में आईफोन को अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्या आईफोन लेना इतना ज्यादा जरूरी है? पर्सनल लोन, कार लोन, मोबाइल लोन और होम लोन, ये सारे के सारे लोन्स लेने के कारण आपके मंथली बजट लास्ट में एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप सिर्फ इसका EMI ही चुकाते रह जाते हैं। और यदि इतने से ही काम नहीं बनता है तो हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे।
ओवर स्पेंडिंग ऑन लग्जरीज एंड फूड आइटम्स। इंडिया में बाहर से खाना ऑर्डर करना एक ट्रेंड सा बनते जा रहा है और स्पेसिफिकली वीकेंड पे इसका रेशियो सबसे ज्यादा होता है। वो प्रेफर करते हैं कि मॉल में जाए या फिर हमारे पास जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है उससे भी खाना घर पे ऑर्डर करवा देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि हर वीकेंड पे ऐसे बाहर का खाना खाना क्या आपके लिए हेल्दी है? हमारे पूर्वज हमेशा से बोलते हैं और हम लोग बचपन से ये पढ़ाई करते हैं कि यू मस्ट ईट बैलेंस डाइट, और ओवर द टाइम एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता लगा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा अनफिट लोग रहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। हमेशा एक कैलोरी डेफिसिट में खाए या मेंटेनेंस कैलोरी पे खाए, और हमेशा एक गुड एस्थेटिक्स बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए लोगों को। हर वीकेंड्स पे बाहर का खाना खाना आपके पॉकेट पे बहुत ज्यादा हैवी पड़ता है और मंथ के एंड तक आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। यदि आप घर पे ही खाना ऑर्डर करवाते हैं तो एक बार प्लीज उसके डिलीवरी चार्जेस को भी देख लिया करिए, और इतना भी आप कैलकुलेट कर लिया करिए कि जिस अमाउंट पे आपने खाना मंगाया है क्या खाने की क्वांटिटी उतनी है। उससे बहुत ज्यादा कम अमाउंट पे आप वही खाना घर पे भी बना सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी भी रहेगा। फूड के साथ साथ लग्जरीज पे भी लोग स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि उनका पॉकेट थोड़ा हैवी हो गया है, वो मॉल चले जाते हैं खरीदारी करने के लिए। कभी घर के लिए महंगा शोपीस लेके आ जाते हैं या अपने लिए कोई ब्रांडेड ड्रेसेस लेके आ जाते हैं। शोपीस लाना या ब्रांडेड कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बात है कि क्या उसकी जरूरत है आपको। हमेशा ये इंट्रोस्पेक्ट अपने आप पे जरूर करिए कि क्या इस चीज की आपको जरूरत है। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड परफ्यूम्स, ब्रांडेड हेयर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडेड मेकअप्स तो बाद में भी आ सकते हैं, पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका मेन गोल होना चाहिए सेविंग्स करना और इन्वेस्टमेंट करना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी चाहिए कि पिछले 10 साल में हमारे देश की महंगाई जो है वो 100% से भी ज्यादा बढ़ी है। यदि 2014 में आप यदि कुछ खरीदते थे तो अभी उसको दुगने नाम पे आप खरीदेंगे। लेकिन दूसरी सच्चाई यहाँ पे ये है कि जो एम्प्लॉयज की सैलरी थी वो ओवर द 10 ईयर सिर्फ 45% ही बढ़ी है। इसका मतलब है कि आपके जो डेली नेसेसिटीज का जो खर्चा है वो ज्यादा बढ़ चुका है, और ऐसे में यदि आप फालतू में पैसा वेस्ट करते हैं तो आपके पास कोई भी सेविंग्स नहीं बचेगी और आप फिर से उसी मिडिल क्लास ट्रैप में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। खास करके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ भारत में बहुत देखने के लिए मिलता है। पेरेंट्स जो है वो चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्कूल्स में पढ़े, और उस बेस्ट स्कूल की फीस जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और किसी भी कीमत पे हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खर्चा करने के लिए तैयार होता है फॉर प्रोवाइडिंग द बेटर एजुकेशन। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मैं एक सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ और उसके बाद भी मेरी एजुकेशन लेवल जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की है। तो जो महंगे स्कूल्स है वो कभी भी गारंटी नहीं करता है कि आपके बच्चे जो है लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। पढ़ाई आप किसी भी स्कूल से कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे अच्छे नॉलेजेबल हैं और स्ट्रीट स्मार्ट है तो आने वाले समय में उनको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चे जब बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ते हैं तो स्कूल की फीस के साथ साथ बस की फीस होती है, उनके जो हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होते हैं उसके लिए वो कुछ ना कुछ हमेशा मनी मांगते ही रहते हैं, और आप जब पहली बार एडमिशन के लिए जाते हैं तो एक हैवी अमाउंट ऑफ डोनेशन भी आपको देना पड़ता है। और इसके साथ साथ बड़े बड़े स्कूल्स में और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपका बहुत ज्यादा पैसा भी स्पेंड होता है। और यदि आप कोई नॉर्मल स्कूल में जाए, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल केंद्रीय विद्यालय में जाए, तो वहाँ की फीस भी बहुत कम है और इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये आपके पॉकेट को हमेशा सेव करता है और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा फ्यूचर में मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के लिए। एक और जो बहुत बड़ी गलती एक मिडिल क्लास के पर्सन करते हैं वो ये है कि वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। आने वाले समय में गॉड फॉरबिड यदि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है जहाँ पे आपको हॉस्पिटल का बिल देना ज्यादा पड़ जाएगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बहुत ज्यादा मनी खर्च हो जाते हैं। इसलिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा लेके रखें यदि आपके कोई भी रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव जो है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। और जितना जल्दी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। यदि आप पूरी तरीके से फिट हैं और आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो उस समय का लिया हुआ हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होता है। इसलिए हमेशा आप ये रूल बना लीजिए कि जैसे ही आप पैसा कमाना शुरू करें और एम्प्लॉयड हो जाए तो पहले साल में ही आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर ले लें। इसके साथ साथ ही आज के समय में इंडियन फैमिली का एक ट्रेंड होता है, ज्यादातर रूरल एरियाज में जो इंडिया का 70% एरियाज है वहाँ पे घर का जो मेल मेंबर है वही कमाता है। मान के चलते हैं कि यदि वो मेल मेंबर 70,000 रुपए महीना कमाता है तो उसके 2 बच्चे और उसकी वाइफ एटलीस्ट इतना तो इंडियन फैमिली में होते ही हैं। तो उनके हिसाब से यदि पूरे के पूरे खर्चे को बांट देते हैं तो हर के ऊपर यदि 20,000 रुपए महीना भी वो खर्च करता है तो अपने लिए उसके पास सिर्फ 10,000 रुपए बच जाते हैं।
और वहीं पे यदि आपके घर में काम करने वालों को आप देखते हैं या फिर जो आपके गाड़ी को साफ करता है उसको देखते हैं, तो उनकी बड़ी फैमिली होती है और सभी के सभी उनके फैमिली में जो लोग होते हैं वो अगर 14-15 साल से ऊपर के होते हैं तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, शायद महीने के 7-8 हजार रुपए ही कमाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी फैमिली होने के कारण उनका जो मंथली इनकम होता है शायद आपसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आप टैक्स भी भरते हैं और उनको कोई टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी सिचुएशन देखा गया है कि ऐसे लोग जो आपके घर में काम करते हैं उनके पास एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे ज्यादा है। और आजकल के ग्रोइंग सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में एक बहुत ही स्ट्रेंज ट्रेंड जो है वो सामने आया है। स्कूल की जब हम लोग बात करते हैं, जो बैक बेंचर्स हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा मीम्स बनते हैं, लेकिन बैक बेंचर्स की चीजों को हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो फ्रंट बेंचर्स होते हैं यानी जो टॉपर्स होते हैं, उनके माइंड में हमेशा ये चलते रहता है कि आगे जाकर मुझे अपना एक जॉब, एक बेटर जॉब को सिक्योर करना है। गुड जॉब जो है वो उनको समाज में रिस्पेक्ट दिलाएगा, वो उनकी ऐसी थिंकिंग होती है। और इसीलिए वो सेविंग्स और स्ट्रीट स्मार्टनेस इस सब को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनका 100% फोकस जो होता है वो हमेशा एक बेटर जॉब लेने के लिए ही रहता है। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको अपनी सच्चाई अच्छी तरीके से पता रहती है और उनका एम होता है सिर्फ पैसे कमाना। ओवर द टाइम सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो अपने ऑल्टरनेट स्किल्स को सामने लेकर आते हैं और उसके कारण उनकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो टॉपर से ज्यादा हो जाती है आफ्टर 10 इयर्स इवेंचुअली। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करें कि फ्यूचर में जाके हमारे सपने भी पूरे हो जाए और हम इस मिडिल क्लास को जो एक विशियस सर्कल का जो ट्रैप है इससे बाहर आ जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है महीने का एक बजट सेट करना। आप बजट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यदि आप 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं तो यह आपको सोचना है कि आपको कितनी सेविंग्स करनी है, तो उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उसके लिए आपको बजट सेट करना है। कहाँ पे कितना खर्चा होने वाला है उसकी पूरी लिस्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से ही आप खर्चा करिए। और आज भी जितनी भी मेरी अर्निंग्स है उसका मैं एक मंथली बजट बनाता हूँ और बजट के अकॉर्डिंग ही खर्च करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। जब स्कूल खत्म होने के बाद मेरा मुंबई के दादर कॉलेज में एडमिशन हुआ, तब मैंने वहां जाके इस चीज को ऑब्जर्व किया कि पढ़ाई तो सिर्फ एग्जाम से पहले ही की जाती है। यानी हमारे एग्जाम्स जो है वो 4-5 महीने में एक ही बार होते थे। वो जो सेमेस्टर पैटर्न होता था वो चलता था हमारे कॉलेज में, तो इसीलिए एक सेमेस्टर के 3 मंथ्स जो होते थे वो हमारे पास काफी हद तक फ्री हुआ करते थे। उस सिचुएशन का मैंने फायदा उठाया और जो 9th-10th के जो बच्चे हैं उनको ट्यूशंस पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया था। उस ट्यूशन पढ़ाने से मेरे पास जो अर्निंग्स आती थी उससे मैं बजट सेट करता था और यदि पूरा बजट में महीना निकल गया तो बाकी अमाउंट जो है मैं वो सेविंग्स के लिए डाल देता था। मेरी मोस्ट प्रायोरिटी होती थी गोल्ड खरीदना। या आपके लिए अच्छा हो सकता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट का प्रॉपर नॉलेज लेके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में गारंटी है कि आपको इसके बहुत ही ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। एक बार यदि कॉलेज खत्म हो गया और आप कहीं एम्प्लॉयड हो गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने ऑल्टरनेट स्किल्स को भी सामने ला सकते हैं और उस ऑल्टरनेट स्किल्स से भी आप एक्स्ट्रा मनी कमा सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं जैसे मैं अभी बना रहा हूँ। इसके साथ ही आप अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। अपना कोई प्रोडक्ट जो है उसको भी आप सेल कर सकते हैं। यदि आप अपना कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो www.vestabusinessstudios.com पे जा सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमेशा आप अपने ऑल्टरनेट स्किल्स को पॉलिश एंड रिफाइन करिए और उससे एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम को जरूर बढ़ाइए, चाहे वो सिर्फ फ्रीलांसिंग का वर्क ही क्यों ना हो। इसके साथ आपको ये कोशिश भी करना है कि आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर्स जो हैं वो ज्यादा हो। यदि आपके फैमिली में अर्निंग मेंबर्स ज्यादा होंगे तो आपके पास ज्यादा सेविंग की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। इसीलिए मैं मेल मेंबर्स को भी बोल रहा हूँ कि अपने जो फीमेल पार्टनर्स है उनको कुछ ना कुछ स्किल्स अटेंड करवा के उनको भी जॉब कराने की कोशिश करवाएं। ये एक रूरल इंडिया में आज भी ट्रेंड है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ही कमाएंगे या फीमेल मेंबर्स नहीं कमाएंगी। यदि फीमेल मेंबर्स भी कमाती है तो घर में और ज्यादा इनकम आना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे छोटी उम्र में ही कुछ कमाने का सोचते हैं अपने ऑल्टरनेट स्किल्स के कारण, तो उनको भी कमाने दिया करिए। इसके कारण आपके पास एक ज्यादा इनकम आएगी और आप उसको सेविंग्स में लगा सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट में भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट तरीका जिससे आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं वो है फालतू के खर्चे को रोकना। जैसे कि इस वीडियो में पहले ही मैंने बता दिया है कि कोई भी खर्चा करने से पहले एक बार आप ये जरूर सोचिए कि क्या इसके बिना भी आपकी जिंदगी चल सकती है। यदि इसका आंसर हाँ है तो उस चीज पे खर्चा करने से अपने आप को रोक सकते हैं या फिर
अपने प्लान्स को थोड़ा पोस्टपोन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो है कि आप अपने एसेट को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बनाइए। जब आपको ऐसा लगने लग जाए कि कोई पर्टिकुलर एसेट आपकी लग्जरी नहीं लेकिन आपकी नेसेसिटी है, तभी उस एसेट में आप इन्वेस्ट करिए। तो बात आता है कि इस तरीके की कॉन्शियस खर्चा हमें कब तक करना है। तो इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है। जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप साल में 30 लाख रुपए से ज्यादा कमाना शुरू कर दिए हैं और वो जो एक स्टेबल इनकम हो गया है, तो उसके बाद आप अपने लग्जरीज के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप अपने अलॉटेड बजट पे ही काम करिए। और यदि आप अपने 20s में हैं तो 15 साल तक इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करिए और उसके बाद आपको इसके बहुत ही ज्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। और हो सकता है कि 15 साल बाद जब आप अपने 40s में चल जाए तो आपके ऑल्टरनेट स्किल्स के कारण आपकी इनफ इनकम हो जाए और सेविंग्स भी इतनी हो जाए जिसके कारण आप अपने सारे के सारे लग्जरियस शौक को पूरा भी कर सकते हैं। So that's it for today guys. If you like this video, please give it a big thumbs up and do share with your friends and subscribe my channel. और वो जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए जय हिंद।